सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं सेकेंड वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है बैच 2021 का, जिसका पेपर हुआ था 2023 में। तो ये संहिता अध्ययन का पेपर है और इसमें पेपर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये संहिता अध्ययन का पेपर नंबर 1 है। चलिए देखते हैं ये किस तरीके का पेपर आया है। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। पहला है इंद्र, दूसरा है अश्विनी कुमार, तीसरा है चरक और चौथा है द्रोणवल। तो आयुर्वेद का अवतरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि सबको प्रिपेयर होना ही चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आता है आयुर्वेद का अवतरण। तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का अवतरण ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर भारद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु और उनके शिष्य। फिर भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, आत्रेय, पुनर्वसु और शिष्य। सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, धन्वंतरी और उनके शिष्य। तो अगर भारद्वाज की बात करते हैं तो भारद्वाज का उल्लेख खाली चरक संहिता में है कि इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की किससे? इंद्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि शीत गुण बढ़ाता है, ठीक है, शीत गुण बढ़ाता है कौन? वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ और चौथा वात और कफ। तो अगर चरक संहिता में देखते हैं तो शीत गुण दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वात की भी और कफ की भी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात, पित्त और कफ, इनके आपको गुण याद होने चाहिए, लक्षण याद होने चाहिए। चरक संहिता के पहले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। ये हो गया। और द्रव्य की जहाँ बात आती है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वात और कफ। फिर बात करते हैं जांगम, औद्भिद और पार्थिव किसके प्रकार हैं। तो अगर आपने चरक संहिता का पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें द्रव्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसमें कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य दो द्रव्यों की बात करते हैं। उसमें भी नवल द्रव्य आते हैं, फिर जांगम, औद्भिद। तो इसी तरीके से बहुत सारे द्रव्यों का उल्लेख किया गया है चरक के चैप्टर 1 में। तो वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे मैंने बताया, वात, पित्त, कफ के कैरेक्टरिस्टिक्स और द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से अगर बात करी जाए। और आयुर्वेद का अवतरण तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्य। द्रव्य का नियमित प्रयोग ना करने को कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लगा दिया है, जो भी मल्टीपल चॉइस है उसके मैंने सारे रेफरेंस लगा दिए हैं। तो इस आंसर का देखिए रेफरेंस मैंने यहाँ पे लगाया है कि लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य कौन कौन से हैं। तो साठी का चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक और जौ का आटा, आकाश का जल, दुग्ध, मधु, मांस। तो इसमें ये सारे जो द्रव्य होते हैं ये लगातार प्रयोग किए जाने वाले हैं। और इसमें पूछा गया कि कौन से द्रव्य नियमित प्रयोग ना करने चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, मत्स्य, दही, मांस और यवक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि धूमपान का काल की संख्या क्या है। तो चरक संहिता में चैप्टर नंबर 5 में धूमपान के काल बताए गए 8 काल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ साइड में आंसर दे रखा है और इस तरफ लेफ्ट साइड में क्वेश्चन पेपर है। तो फिर 6 देखते हैं कि शौद्र, ठीक है, या फिर मधु संस्कारित अन्नपान का प्रयोग किस ऋतु में करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु, ठीक है। वसंत ऋतु का आहार विहार की अगर बात करते हैं तो उसमें आहार में मधु का सेवन करने को कहा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अभ्यास के कारण साथ में हो जाता है। तो जो ओक साथ में होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये अभ्यास के कारण साथ में हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि किसके अंतर्गत श्रम श्वास है। तो ये एक आधारणीय वेग है, जो चरक ने 13 आधारणीय वेग की बात कही गई है। तो उसमें ये श्रम श्वास भी है, तो ये आधारणीय वेग हो जाएगा। हृदयाव्यथा किसके रोकने से होती है, ठीक है। तो आंसर है इसका पिपासा। चरक संहिता में पिपासा लिखा हुआ है और छद्री में ऐसा कुछ चरक संहिता में नहीं बताया गया, तो इसका हम लोग पिपासा लगाएंगे। फिर बात करते हैं 10th की। तो अमालकी युक्त दधी का सेवन का प्रभाव होता है।
तो आमलकी होता है रक्त पित्त हर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त पित्त हर। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वात और पित्त रोगों से पीड़ित बच्चों, वृद्ध एवं अजीर्ण व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो अजीर्ण व्यक्ति हैं, जिनका मतलब इनडाइजेशन हो रखा है, वात और पित्त से रोग, वात मतलब उनके शरीर में वायु का प्रकोप हो गया है, पित्त मतलब उनकी फायर बढ़ गई है, तो उन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर व्यायाम करने से फिर और उष्णता बढ़ती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की दक्षिणायन या विसर्ग काल किस ऋतु के साथ प्रारंभ होता है। तो सिंपल सी बात, वर्षा ऋतु, ठीक है। फिर गुरु, स्थूल, स्थिर, गंध किस द्रव के गुण हैं, पार्थिव द्रव के, ठीक है। फिर सामान्यतः लवण रस का विपाक होता है, तो विपाक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो यहाँ पे आप नोट करिए कि विपाक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कटु, तिक्त और कषाय रस होते हैं उनका जो विपाक होता है वो कटु होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है और लवण रस और मधुर रस का विपाक प्रायः मधुर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण रस का विपाक मधुर, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, अग्नि और पार्थिव महाभूत किस रस की उत्पत्ति करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। यहाँ पे साइड में मैंने बताया है कि रस और उनके पंच भौतिकता क्या है, साइड में मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पे मधुर जो होता है उसके अंदर पृथ्वी और जल महाभूत के गुण होते हैं। अम्ल में पृथ्वी अग्नि, लवण में जल अग्नि, कटु में वायु अग्नि, तिक्त में वायु आकाश, कषाय में वायु और पृथ्वी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब आपको याद करते हुए चलना है। यहाँ पे आ गया तो यहीं पे याद कर लीजिए, आगे ठीक है इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो कर लीजिएगा, लेकिन अभी अगर ये आया तो अभी याद कर लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है। तो मज्जा का मुख्य कार्य हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि ये स्नेहन भी करता है, पूरण भी करता है, तो क्या लगाया जाए। तो अस्थियों का पूरण करता है और जो बॉडी होती है उसका स्नेहन करता है, लेकिन मुख्य कर्म की बात करी गई है तो मुख्य कर्म हो जाएगा अस्थि का पूरण करना, ठीक है, क्योंकि स्नेहन मेद धातु का मुख्य कर्म होता है। तो यहाँ पे पूर्ण आंसर जाएगा, ठीक है, पूर्ण। यहाँ पे स्नेहन लिखा हुआ है, अगर आप स्नेहन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे स्नेहन को काट के पूर्ण करिए कि ये अस्थि का पूर्ण करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण। फिर इसके बाद बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु का दिन में सोने की अनुमति, मद्यपान की मनाही, मद्यपान की अनुमति, दिन में सोने की मनाही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दिन में सोने को कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में, दिवा स्वाप करना चाहिए। विहार में आपने पढ़ा होगा, जब ऋतुचर्या पढ़ रहे होंगे अष्टांग हृदय में या फिर चरक संहिता में तस्याशति अध्याय पढ़ रहे होंगे तो इसमें आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं लंघन का पर्याय है। तो लंघन का पर्याय होता है अपतर्पण, ठीक है। धारणीय और अधारणीय वेग में किस दोष की मुख्य भूमिका है। तो सिंपल सी बात है, वात दोष की। फिर किस वेग को रोकने से पीड़को द्वेष्ट और प्रतिशाय के लक्षण होते हैं। तो अधोवात, वीर्य, मूत्र और शकृत। अब एक ये आ जाता है डाउट कि शकृत क्या है। तो शकृत यहाँ पे एक पर्यायवाची होता है गोबर का या फिर पुरीश का, तो यहाँ पे शकृत इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की। अब देखिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में जो भी आए थे एमसीक्यू उसके पूरी लाइन से रेफरेंस लगा दिए हैं कि दही में आमल की क्यों मिलाना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है वो रक्त पित्त कारक होता है, अगर उसमें नहीं मिलाते हैं तो इसीलिए आमल की अगर मिला देते हैं तो नहीं होता है। देखो लिखा है अति दही खाने के जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को छोड़कर मनमाने ढंग से दही खाने वाले मनुष्यों को जर, रक्तपित्त और विसर्प, कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर उसको मिलाते हैं तो नहीं होगा ये। अतः दही और सत्तू को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। और फिर ये देखिए रस और उसके महाभूत भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी अगर देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रस के भेद कर्म लिखते हुए प्रत्येक रस की पंचभौतिक संगठन लिखें, ठीक है। तो पंचभौतिक संगठन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे
ये पंचभौतिक संगठन हो गया रस का। रस के भेद ये लिख दिए मैंने, चरक संहिता का ये स्नैपशॉट है, और रस के कार्य भी यहाँ पे लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। फिर 22 की बात करते हैं, दोष धातु और मल की वृद्धि और क्षय के लक्षण लिखिए। तो दोष हो गया वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। अगर इनकी वृद्धि हो जाए, इनके क्षय हो जाए तो क्या क्या होता है, ये टेबलेटेड फॉर्म में एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा है, इतना शॉर्ट में नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी। तो कृष्णता, कालापन, उष्ण कामता, कंप्य, मलावरोध, निद्रानाश, ये सब होता है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है। और इसमें फिर मलों की वृद्धि और क्षय भी लिख लिया है कि चिकित्सा कैसे करते हैं। फिर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वात दोष की निरुक्ति, गुण, स्थान और वात दोष का उपक्रम लिखे। तो कुल मिला के वात दोष पे जितनी भी चीज़ें आपको पता है उसमें सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये क्रिया शरीर के नोट्स हैं मेरे। तो क्रिया शरीर में वात का जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या ये अष्टांग हृदयम में भी है, अष्टांग हृदयम में भी मिलेगा, क्रिया शरीर में भी मिलेगा। तो देख सकते हैं ये जो वात पित्त कफ है, वात पित्त और कफ, ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ के चाहिए। त्रिदोष जहाँ पे भी आए वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त और कफ यही चलता है पूरा। ठीक है, तो ये वात का मैंने पूरा लिख दिया है कि निरुक्ति क्या है, वा गति गंधने हो, उसके गुण क्या हैं। ठीक है, तत्र वृक्षो लघुशिता खराशूष में चलो अनिला। ठीक है, रासायनिक गुण कौन से हैं, मानसिक गुण कौन से हैं, सामान्य कर्म क्या होता है, ठीक है, स्थान क्या है और लक्षण क्या है। ठीक है, और वात दोष के उपक्रम जितनी भी चीज़ें हैं सब लिख दिया है। वात दोष के यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं त्रिदोष के उपक्रम का वर्णन कीजिए। तो ये प्राकृतिक दोष के कर्म मैंने लिखे हुए हैं, जो त्रिदोष होते हैं उनके कर्म क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसकी बात कर ली है। और इसके अलावा अगर थोड़ा आपको बड़ा करना है तो इसमें वात पित्त कफ सेपरेटली आप लिख सकते हैं। ये चरक संहिता में आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं रोगों के साध्य साध्यता के संदर्भ में मैत्री और आत्रेय का संवाद लिखिए। तो ये जो टॉपिक है ये महाचतुष्पाद चैप्टर जो है चरक संहिता का, उसका टॉपिक है कि मैत्रेय अपने व्यूज़ बता रहे हैं और आत्रेय अपने व्यूज़ बता रहे हैं। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि मैत्रेय की शंका हुई कि भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने इन वचनों को सुनकर मैत्री से कहा, नहीं, जैसे आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सभी उपकरणों से युक्त कुछ रोगी जितेंद्रिय रहते हुए कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर रोग निर्मुक्त हो जाते हैं, किंतु चिकित्सा से सभी उपकरण एवं गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। तो वही इनके व्यूज़ और आत्रेय के व्यूज़ दोनों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई ऐसा कठिन नहीं है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 26 अष्टत्रिक के बारे में बात करें। तो अष्टत्रिक क्या होते हैं? अष्टत्रिक होते हैं 3 उपस्तंभ, 3 प्रकार के बल, रोगों के 3 आयतन, 3 प्रकार के रोग, रोगों के 3 मार्ग, 3 प्रकार की चिकित्सा और 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7 ही हुए और ये लिखा हुआ है अष्टत्रिक। तो ये 7 इस वजह से हैं क्योंकि जो औषध की बात करते हैं इसमें भी इसके अंदर भी 2 टाइप आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आयुर्वेद का अवतरण। तो देखिए फिर से आयुर्वेद का अवतरण आ गया। तो आयुर्वेद का अवतरण यहाँ से पता चलता है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयुर्वेद का अवतरण चरक संहिता के अकॉर्डिंग, भाव प्रकाश और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग और सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पे भरद्वाज हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे धन्वंतरी हैं और क्या इनका सीक्वेंस है, वो याद रहना चाहिए। फिर द्विविध चिकित्सा। तो द्विविध चिकित्सा का मैंने यहाँ पे पूरा स्नैपशॉट लगा दिया है बुक का कि शमन और शोधन और उनके बीच में डिफरेंसेस, सब चीज़ें। शमन में जो बॉडी के अंदर डिजीज़ होता है उसको बॉडी के अंदर ही शांत करने की कोशिश करते हैं। शोधन में अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो निकाल लेते हैं वमन विरेचन की मदद से। तो यही है द्विविध चिकित्सा। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से बैठ के सारी चीज़ें
एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे और याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर विरुद्ध आहार के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विरुद्ध आहार ये अष्टांग हृदयम का अन्य रक्षा अध्याय है, जो अध्याय नंबर 7 है। ठीक है, कि विरुद्ध स्नेह आदि कौन से होते हैं, दुग्ध के विरुद्ध क्या है कि दुग्ध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और मधु घृत की विरुद्धता कि मधु और मतलब जो क्या कहते हैं शहद होता है और घी होता है उनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। और बगुले का मांस किसके साथ नहीं खाना चाहिए, हरित पक्षी का मांस किसके साथ नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध भोजन से योग्य जो योग्य शरीर कौन से होते हैं कि विरुद्ध आहार करने के बाद भी उससे पाचन उसका हो जाए अच्छे से, तो वो शरीर कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यही बताया गया कि विरुद्ध आहार क्या होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विरुद्ध आहार यही हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कि निद्रा के लाभ लिखते हुए इसके योग्य और अयोग्य के वर्णन करें। तो निद्रा की अगर आप बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ये क्रियाशारी में आपको मिल जाएगा चैप्टर निद्रा वाला। तो निद्रा वाले चैप्टर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो मेरे नोट्स हैं। तो इसमें पूरा निद्रा के बारे में लिखा हुआ है अच्छे से डिटेल में कि निद्रा क्या होती है, क्या निरुक्ति होती है, पर्याय क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं, निद्रा के कितने प्रकार बताएं, चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, और निद्रा के कौन से सेवन काल होते हैं, निद्रा का क्या प्रमाण है कि कितना निद्रा होना चाहिए, और निद्रा नाश के कारण क्या है कि किस वजह से निद्रा का नाश हो जाता है, और निद्रा के नाश की चिकित्सा क्या है, और जागरण, स्वप्न और निद्रा किस गुण के कारण होता है। तो निद्रा तम गुण के कारण आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं अब कह नहीं सकते कि यहाँ पे पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाने अगर लगूंगा तो ये वीडियो 3 घंटे 4 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये खुद में एक चैप्टर है। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ ना है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें मैं बता दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कोष्ठगत रोग मार्ग और इनके रोग कौन कौन से। तो कोष्ठगत रोग मार्ग ये एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, चरक संहिता का 33वां अध्याय। तो उससे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से कोष्ठगत रोग मार्ग होते हैं और कौन कौन से इनसे रोग होता है, कि ज्वर होता है, अतिसार होता है, वमन, अल्सर, विसूचिका, कास, दमा, हिचकी, आना, तो ये सारे रोग होते हैं। और इसमें भी अगर बात करें तो विसूचिका बहुत इंपॉर्टेंट है। विसूचिका के बारे में तैयार करके जाइएगा, मे भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। फिर उसके बाद बात करते हैं 600 वमन विरेचन योग की गणना करने को बोला गया है। तो ये भी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है चरक संहिता का। तो विभिन्न वमन तथा रेचक द्रव्यों के 600 योग इसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इसके ट्रिक भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मली डालेंगे कि वमन विरेचन योग क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो उसके आपको पूरे ट्रिक वाइज मिल जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का। तो अगर इस पेपर की बात करें तो ये पेपर थोड़ा अबव एवरेज आया है कि हाँ, अगर आपको इसमें पास होना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर चीज़ एकदम डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो एकदम स्पेसिफिक थे कि मधु किस ऋतु में खाना चाहिए, तो उसका आंसर था वसंत। तो ये सब स्पेसिफिक आते हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे तभी आएगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे कोष्ठगत रोग मार्ग हो गए, और भी लॉन्ग में बहुत सारे थे कि विरुद्ध आहार के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोले जाते हैं कि विरुद्ध आहार सबके तैयार करो, ऑल्दो ये कॉमन है, ये याद हो जाता है। निद्रा की बात करते हैं तो निद्रा एज सच कहीं स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। अगर क्रिया शरीर की बात करते हैं तो एक चैप्टर में निद्रा, उससे आप लोग बना सकते हैं। बाकी अगर आता है पेपर में तो निद्रा के लाभ लिखते हुए इसके योग्य और अयोग्य वर्णन करें। तो ये ऋतुचर्या से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से लॉन्ग में लिखना है, 10 नंबर का लिखना है, तो उसके लिए आपको निद्रा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। और इसके बाद कौन सा पेपर करवाना है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो प्रीवियस वीडियो थी इससे पहले, तो उस पर जो आपने सपोर्ट दिखाया है वो बहुत अच्छा था। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, और जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगी आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं हमेशा करूँगा। ऑल्दो टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो हर चीज़ नहीं करवा सकता मैं,
बट जितनी चीज़ें हो सकती हैं मुझसे मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।